हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स का चैप्टर 4 ग्रोइंग अप बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरह सोसाइटी में जेंडर डिस्टिंक्शन होता है और किस तरह सोसाइटी ये सेट करती है कि एक लड़की को क्या करना चाहिए और एक लड़के को क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब इनइक्वालिटी पढ़ेंगे इन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्योंकि एक सोसाइटी ही ये सिखाती है कि किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है एक लड़की के लिए और एक लड़के के लिए, और किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, और मैन और वुमेन के रोल के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले आता है एक ये है कि ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s। समोआ जो है वो एक आइलैंड है जिस पर रिसर्च 1920 में की गई। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई। ग्रोइंग अप का मतलब है यहाँ पर बच्चे किस तरह से बड़े होते हैं। जो समोआ आइलैंड है यह पैसिफिक ओशियन की सदर्न पार्ट में पड़ता है। यहाँ पर जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें ये बताया गया कि जो यहाँ के बच्चे हैं वे स्कूल नहीं जाते हैं, बल्कि ये अदर काम सीखने लग जाते हैं। जैसे अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना सीख जाते हैं, घर का काम करना सीख जाते हैं, और ये सब काम वे अपने माता पिता और बड़े भाई बहन से सीखते हैं। यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग है, और यहाँ पर जो फिशिंग या हाउस होल्ड वर्क होता है ये सब बच्चे डिफरेंट पॉइंट्स पर सीख जाते हैं बचपन से ही। मतलब जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो वह अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ले लेता है, साथ ही अपने छोटे भाई बहनों का भी ध्यान खुद रखता है। यहाँ पर लड़का हो या लड़की, दोनों ही अपने भाई बहनों का ध्यान खुद रखते हैं। अब एज फैक्टर दिया हुआ है कि जो लड़के हैं जब वे 9 इयर्स के हो जाते हैं तो अपने से बड़े बच्चों के साथ रहते हैं ताकि वे बाहर की जॉब को सीख सकें, आउटडोर जॉब को सीख पाएँ। जैसे कि आउटडोर जॉब क्या है, जैसे कि फिशिंग है, कोकोनट को प्लांट करना होता है। और यहाँ पर गर्ल्स की एज बताई गई है 14 इयर्स ओल्ड। जो गर्ल्स हैं वो घर के काम भी करती हैं, अडल्ट्स का ध्यान भी रखती हैं, उनके लिए काम करती हैं जब तक कि वे टीनेजर नहीं हो जाती। जब तक वे घर में ही रहती हैं, और जब वे टीनेजर हो जाती हैं तब वे फ्रीडम में आ जाती हैं। फ्रीडम इन द सेंस मतलब वे बाहर के काम भी करने लग जाती हैं। 14 साल की उम्र के बाद लड़कियां यहाँ पर फिशिंग करने भी जा सकती हैं। अब ये तो हमने समोआ द्वीप के बारे में पढ़ा था, समोआ आइलैंड के बारे में। अब मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोइंग अप मेड इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। तो मध्य प्रदेश में 1960s में एक रिपोर्ट तैयार की गई। 6 ऑनवर्ड्स लड़के और लड़कियों के स्कूल सेपरेट कर दिए जाते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ स्कूल का डिज़ाइन भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब बॉयज़ का डिफरेंट होता है, गर्ल्स का डिफरेंट होता है। लड़कियों का स्कूल होता है वो एक प्राइवेट प्लेस होता है जिसमें ना कोई बाहर का अंदर देख सकता है और ना ही जो लड़कियां हैं वे बाहर देख सकती है। मतलब स्कूल में खूब बाउंड्रीज होती हैं जिससे लड़कियों को सेफ रखा जाता है, और लड़कों का स्कूल बिल्कुल ओपन होता है। अब इसके बाद स्कूल के बाद की भी लड़के और लड़कियों की कुछ अलग होता है। लड़कियों को सीधे घर जाना होता है, जबकि लड़कों को फ्रीडम होती है कि वो स्ट्रीट में खड़े हो जाते हैं, बाइसिकल चलाने लगते हैं, और लड़कियां जो हैं वो ग्रुप में ही बाहर निकलती हैं ताकि उनको कोई टीज़ न कर पाए। अब हमने दोनों एग्जाम्पल में देखा कि किस तरह से लड़कियां और लड़के की ग्रोइंग अप होती है डिफरेंट तरीके से।
यहाँ पर यह बताया गया है कि सोसाइटी में किस तरह से डिस्टिंक्शन करती है लड़के और लड़कियों के बीच में। ये बताया गया है कि किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए लड़के और लड़कियों का, और ये सब चीज़ें यंग एज से ही होने लगती हैं और उन्हें बता दिया जाता है कि लड़कों को कैसे रहना है और लड़कियों को कैसे रहना है। जैसे कि हम चाइल्डहुड की ही बात करें तो बच्चे टॉयज़ के साथ खेलते हैं, तो यहाँ टॉयज़ में भी डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। लड़कों को खेलने के लिए कार दे दी जाती है, लड़कियों को डॉल्स दे दी जाती हैं। तो ये जो टॉयज़ हैं ये बच्चों को बताते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या चुनना है, कितना डिफरेंट आपका फ्यूचर रहेगा एज ए मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है और ये चीज़ें एवरीडे छोटी छोटी चीज़ों में क्रिएट कर दी जाती हैं। बच्चों को यहाँ पर उनकी ड्रेसअप के बारे में बताया जाए, ये सब चीज़ें सोसाइटी ही निर्धारित करती है। लड़कियों को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, लड़कों को टफ स्पोकन होना चाहिए। ये सब चीज़ें भी सोसाइटी ही इस्टेब्लिश करती है। इवन क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या करियर चूज़ करना है, ये सब चीज़ें सोसाइटी ही डिसाइड कर देती है। अब काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में, इवन अपनी सोसाइटी में भी मैन एंड वुमेन सेम जगह काम करते हैं, लेकिन दोनों को इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती है। अब यदि घर में कोई लेडी घर में काम कर रही है तो मतलब कि यदि कोई हाउस वाइफ है तो उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, जबकि सुबह से लेकर रात तक उनका फिजिकल वर्क बहुत हो रहा होता है, सभी काम उनको करना पड़ता है, लेकिन उनको वह वैल्यू नहीं दी जाती है चाहे वे कितना भी हार्ड वर्क करें। और यदि वे सेम वर्क प्लेस पर हों तो भी उन्हें सेम स्टेटस नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर एक ये स्टोरी दी हुई है, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि कैसे सोसाइटी में छोटे बच्चों को भी इस बात का पता चल जाता है कि वुमेन के घर के काम की कोई वैल्यू नहीं होती है, जो बाहर जाकर काम करने की वैल्यू होती है, जबकि घर का काम भी कितना डिफ़िकल्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैल्यू हाउस होल्ड। इस स्टोरी में हमने पढ़ा है कि जसप्रीत के घर के काम को कंसिडर ही नहीं किया जाता है और ना ही यह मानते हैं कि घर का काम भी इम्पोर्टेंट है। अब ये केवल एक जसप्रीत के घर की बात नहीं है, ये यदि हम अक्रॉस द वर्ल्ड देखें तो वुमेन की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, घर का काम करना, लोगों का ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, सिक मेंबर्स का ध्यान रखना, ये सारी जो जिम्मेदारी होती हैं ये सब वुमेन की होती हैं। और जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा कि वुमेन के काम को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता, बल्कि ऐसा माना जाता है कि वुमेन को ये सब काम करने ही चाहिए और ये सोसाइटी ही है जो इनको डीवैल्यू करती है, इसलिए इनको पैसे भी नहीं दिए जाते। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। डोमेस्टिक वर्कर्स मतलब जो घर में काम करने आते हैं। सिटीज़ में बहुत सारे घरों में डोमेस्टिक वर्कर्स को एम्प्लॉय के रूप में अपॉइंट किया जाता है। अब ये जो वर्कर होते हैं घर का सारा काम करते हैं, जैसे क्लीनिंग है, कपड़े धोना है, कुकिंग है, तो ये सारा घर का काम करते हैं। और ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं ये अधिकतर वुमेन होती हैं। कुछ लोग यंग बॉयज़ या गर्ल्स को भी एम्प्लॉय कर लेते हैं, लेकिन इनके जो पैसे होते हैं वो इनको बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि घर के काम होते हैं उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है जितनी बाहर के कामों को दी जाती है। ये डोमेस्टिक वर्कर इतना हार्ड वर्क करते हैं
लेकिन इसके बाद भी ना तो इन्हें कोई रेस्पेक्ट दी जाती है और ना ही इनको इतने पैसे दिए जाते हैं जितनी ये मेहनत करते हैं। जैसे कि घर के काम में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनमें हैवी फिजिकल वर्क की ज़रूरत होती है, जैसे कि अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में काम अलग अलग होते हैं। हाउस वर्क के जो काम होते हैं वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन फिर भी इनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। और यदि अब तक जो हमने पढ़ा है उसको एनालिसिस करें तो वुमेन मैन से ज़्यादा काम करती हैं। उनके पास अपने लिए तो टाइम ही नहीं होता, फिर भी वुमेन को तो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी। अभी हमने पढ़ा कि वुमेन के काम को लो वैल्यू दी जाती है। अब ये काम को इंडिविजुअल है तो है नहीं, सभी को ये काम करने चाहिए, लेकिन वुमेन को ये सारे काम करने पड़ते हैं। ये जो इनइक्वलिटी है ये इस लार्ज सिस्टम का ही पार्ट है और ये सोसाइटी ने ही स्टार्ट किया है। अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में या उसके प्रिंसिपल में सभी के बीच में इक्वलिटी है। किसी के को जेंडर के बेसिस से कोई भी डिफरेंस नहीं होंगे, लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। लड़के और लड़कियों में बहुत भेदभाव किया जाता है। तो गवर्नमेंट को कुछ पॉजिटिव स्टेप लेने चाहिए इन सब के लिए, ताकि जो लड़कियां हैं उनको भी सेम स्टेटस मिल सके। कई बार इन कामों का, घर के कामों का इफ़ेक्ट लड़कियों की एजुकेशन पर भी पड़ता है। तो गवर्नमेंट को कुछ सेटअप किया है कि लड़कियों को एम्पावर करने के लिए, इनको जॉब देने के लिए। जैसे गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी या चाइल्ड केयर सेंटर को कुछ विलेजेस में सेटअप किया है। यहाँ पर लॉ पास किया गया कि यहाँ पर ज़्यादातर वुमेन को ही अपॉइंट किया जाएगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक आंगनवाड़ी सेंटर है। ये मध्य प्रदेश के एक गांव की आंगनवाड़ी है। तो इस चैप्टर में हमने लड़के और लड़कियों के बड़े होने का तरीका पढ़ा, वुमेन्स के काम की इम्पोर्टेंस के बारे में भी पढ़ा और गवर्नमेंट द्वारा इन इक्वलिटी के लिए लिए गए स्टेप्स के बारे में भी पढ़ा। ओके, थैंक यू।